इस 75वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज इस विद्यालय प्रांगण में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रहे आदरणीय प्रबंधक जी, हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम लोग 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये दिवस सामान्य दिवस नहीं है, ये हम सभी के लिए गर्व का, सम्मान का, स्वाभिमान का, अभिमान का दिन है। आज के दिन हम उन सभी शहीद वीरांगनाओं को, शहीदों को, बलिदानियों को, उन सबको याद करते हैं, उन सभी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनके अथक प्रयासों से यह देश आजाद हुआ, यहाँ गणतंत्र लागू हुआ। वैसे देखा जाए तो संवैधानिक ढांचे के आधार पर भारत की सभ्यता दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में एक है। अगर आप इतिहास का अवलोकन करते हैं तो यहाँ बताया जाता है कि कम से कम 5000 साल पुरानी सभ्यता भारत में है, और जब भी सभ्यता थी तो किसी न किसी संवैधानिक दायरे में, किसी न किसी संवैधानिक ढांचे के अंदर थी। लेकिन जब देश को आजाद करने की बात आई तो उस समय अगर आप इतिहास को देखेंगे तो इंग्लैंड में एक शासन था, कंजर्वेटिव शासन, जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। बाद के चुनाव में लेबर पार्टी सत्तासीन हुई और प्रधानमंत्री इटली बने, और जब इटली ने भारत को स्वतंत्र करने की बात कही, भारत में गणतंत्रता स्थापित करने की बात कही, तो विंस्टन चर्चिल ने बड़ी हंसी उड़ाया था उनका एक कमेंट आया था इतिहास में कि आप उस देश को गणतंत्र करने की बात कर रहे हो जो भूखों का देश है, गंवारों का देश है, अनपढ़ों का देश है। अगर वहां आप गणतंत्र लागू करेंगे तो वो देश एक हिंसा से भर जाएगा, वहां तमाम हत्याएं होंगी, लोग अराजक माहौल में रहना सीख जाएंगे। काश आज चर्चिल होते तो देख पाते कि भारत ने न केवल गणतंत्रता को दुनिया का सबसे सफल गणतंत्र देश स्थापित किया है, बल्कि इसी गणतंत्रता, इसी संवैधानिक दायरे में रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भी हासिल की है। आज हमारा चंद्रयान वहां पर लैंडिंग किया है जहां दुनिया का कोई भी यान अब तक नहीं पहुंच सका। हमारे अपने फाइटर जेट हैं, अपनी मिसाइलें हैं, अपनी सेनाएं हैं, अपनी तकनीक है। निश्चित रूप से ये लंबा समय गुजरा है, लेकिन इसमें हमने एक अच्छा मुकाम तय किया है। बात 26 जनवरी की आती है तो आपको बताएं कि जिस समय आजादी का संघर्ष चल रहा था तो कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी उस समय। वो साल में एक बार बैठक करती थी और उस बैठक का नाम अधिवेशन कहा जाता था। तो एक अधिवेशन हुआ 31 दिसंबर 1929 को। जगह था लाहौर और रावी नदी का तट। वहां पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हालांकि उस समय नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली सबसे पहले कहा कि अब हम लोग अंग्रेजों से आजादी नहीं मांगेंगे, अब हम आजादी लेके रहेंगे। और आगामी साल में, क्योंकि वो दिन 31 दिसंबर का था, उन्होंने कहा कि जो अब की आने वाला कल जनवरी का महीना है, उस महीने की जो अंतिम संडे पड़ेगा, उसी संडे को हम लोग अपना स्वाधीनता दिवस मना लेंगे। अगर आप 1930 के कैलेंडर को देखेंगे तो जनवरी का अंतिम जो संडे पड़ रहा था उस दिन तारीख 26 जनवरी थी, और उसी दिन 26 जनवरी 1930 से भारत को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। आपको जान करके ताजुब होगा कि उस 26 जनवरी 1930 से जब गणतंत्रता दिवस जो आज हम मना रहे हैं उसकी शुरुआत वहां से हो गई और हम 1930 से इसको मनाने लगे। आगे गतिविधि ये हुई कि जिस समय देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद आपको मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि हम आजाद तो हो गए थे, अंग्रेजों से आजाद हुए थे 1947 में।
अंतिम में पुर्तगाली 1961 में गोवा छोड़ के गए हैं। तब हम पूरी तरीके से मतलब कोई विदेशी हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा था। आप जानते होंगे कि भारत में शासन खाली खाली अंग्रेजों का नहीं था, पुर्तगालियों का था, डच का था, डैनिश का था, तमाम विदेशियों का था। तो 1961 में पुर्तगाली गए यहाँ से। जाने के बाद में ये कहा गया कि अब आपकी शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। तो उस समय इंग्लैंड से एक कैबिनेट मिशन आया हुआ था। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे। एक का नाम था क्रिप्स, दूसरे का नाम था अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम था लॉरेंस। लॉरेंस उस टीम की अगुवाई कर रहा था और वो कैबिनेट मिशन भारत में आया। और आने के बाद में उसने कहा कि हम तब तक अंतरिम सरकार यहाँ पे चलाते रहेंगे जब तक कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। तो भारत में उस समय जो शिक्षाविद थे उन सभी को बुलाया गया और संविधान बनाने की बात को कही गई। संविधान, भारत का संविधान 13 किलो वजन का है। जो वास्तव में संविधान है उसका वजन 13 किलो है। और ये 13 समितियां उसमें बनाई गई थी और हर अपनी समिति के अलग मेंबर हुआ करते थे और हर मेंबर में एक उनके ऊपर डिप्यूट किया गया था क्या क्या काम आपको करना है। उसमें सबसे प्रमुख समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो समिति के ऊपर समितियां बनी और लिखा जाने लगा संविधान। उसमें एक व्यक्ति BN राव था जो इतना बुद्धिमान व्यक्तित्व थे वो कि दुनिया के कई संविधान के लोगों ने उनसे अपनी राय को लिया था BN राय से। संविधान बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा। शुरुआत में सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 लोगों ने संविधान बनाने को शुरू किया। लेकिन जब आप जानते होंगे कि भारत के आज़ादी के साथ में एक और घटना घटी थी कि भारत का विभाजन हो गया था 1947 में ही, पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान बनने के बाद में कुछ मेंबर जो पाकिस्तान चले गए, इसलिए सदस्यों की संख्या 389 से घट करके 292 हो गई। और 292 उन सदस्यों से ये चला जाने लगा। आपको जानना होगा कि इतिहास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय थे जिनका संविधान में कोई रोल नहीं था। महात्मा गांधी जी का नहीं था, जिन्ना का नहीं था और भीमराव अंबेडकर साहब चुनाव लड़े तो लेकिन चुनाव हार गए थे, वो भी समिति से बाहर हो गए थे। एक व्यक्ति लियाकत अली जिसने अपनी सीट को छोड़ करके उन्हें पुनः इस समिति के अंदर रखा। बाद में लियाकत अली पाकिस्तान बनने के बाद वहां के लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे पहले, तो उन्होंने इनको अंदर किया। इस तरीके से फिर से संविधान लिखा जाने लगा और फाइनली जब ये इसमें हस्ताक्षर करने की बात आई थी तो 284 लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया, क्योंकि तब तक कई कैजुअलिटी हो गई थी, लंबा समय बीता गया था, ये 2 साल 11 महीने में। तब जाकर के संविधान पूरी तरीके से अपने ढांचे को पकड़ पाया। संविधान के ऊपर समय समय पे विभिन्न प्रकार से प्रश्न भी पूछे गए, कुछ ऐसे गतिविधियां घटी, देश उन काल परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन संविधान ने सबका समुचित उत्तर देते हुए दोनों बातों को स्पष्ट किया। संविधान हमको जहां एक तरफ कर्तव्य देता है वहां एक संवैधानिक दायरा भी देता है। हम एक संविधान के दायरे में रह करके ही देश को आगे चला रहे हैं। मुझे कविता बहुत प्रिय है जो डॉक्टर हरिओम पवार की है, वीर रस के कवि हैं, आधुनिक कवि हैं। उनकी कुछ लाइनें जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से पढ़ी थी, मैं स्वयं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप भी उसे सुने। बहुत अच्छी कविता लगती है जो संविधान पर लिखी गई कि मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हरपथ डोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बच्चों, आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी विसंगति जो आजकल है कि हम अपने निजी हितों को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। बस खाली एक अलख जगानी है आप लोगों में कि निजी हित कुछ नहीं होता देश हित के सामने, देश हित सर्वोच्च होता है। इसका एक उदाहरण बताएं कि रामचरितमानस में 2 पात्र हैं और दोनों को भगवान बहुत प्रिय हैं। एक महाबजरंगी हनुमान जी महाराज हैं और दूसरे विभीषण जी हैं।
दोनों भगवान को बड़े प्रिय हैं, लेकिन विभीषण इसलिए कभी आदरणीय नहीं बने, इसलिए किसी का शिरोधार्य नहीं बने कि वो देशद्रोही थे। और हनुमान जी ने जो कुछ किया वो मातृभूमि के लिए किया है। तो हमेशा आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि आप निजी उन्नति चाहे जितनी कर लें, लेकिन जब तक आप में देश प्रेम की भावना नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे ये बैच आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे अंतर्मन से कह रहा हूं, मैं पूरे निष्ठा से कह रहा हूं, मंच से कह रहा हूं कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं कभी कभी कक्षा में कुछ ऐसी बातों को बोल दिया करता हूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो संवैधानिक दायरे में नहीं हुआ करती, लेकिन एक स्नेह है आप लोगों से कि बोल दिया करता हूं। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। अब उल्टी गिनती आपकी शुरू है, बस 14-15 दिन के लिए अब और मेहमान आप और हो, ज़्यादा नहीं हो। फिर अब मन तो ये करता है कि हम हमेशा आपको पढ़ाते रहें, लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं तो वो आशीर्वाद नहीं होगा। तो आपको अगर सीखना है तो हम शिक्षकों से सीखिए। दावे के साथ कह सकता हूं कि छुट्टी होने के बाद में एक शिक्षक जो घंटा 1.5 घंटा आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हो, कठिन विषयों को पढ़ाते हो, ये देशभक्ति ही है। कोई पैसा नहीं लिया जाता उसका, फिर भी आप पढ़ने को तैयार नहीं हो, ये आपकी देशभक्ति नहीं है। इस बात को ध्यान दें कि जो बातें बताई जाएं, जीवन में आत्मानुशासन बहुत जरूरी है। हमको कोई डांटने वाला ना हो ना सही, लेकिन जीवन में अपने अनुशासन को बना करके रखें, तब हम आगे जाएंगे। हमको ये सोचने की जरूरत है, आज जिस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे एकत्र हैं, जो हम आज नारा लगा रहे हैं, जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि भारत और वैभवशाली कैसे बने और शक्तिशाली कैसे बने, भारत कैसे कल्याणकारी बने। ये सोचने का दिन है, ये समझने का दिन है। हमेशा अपना हित जो है वो देश हित से बड़ा ना होने पाए, ये समझने का दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार 75वें गणतंत्रता दिवस की पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ठंडी में आप लोग बैठे हैं, कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो है ही, आपके मनोरंजक भी है, जानकारी वाला भी है। तो बस धैर्य रखें। जय भारत, जय हिंद।